इस किताब को लिखते वक्त कई बार ऐसा लगा कि इसका उन्वान किसी मुल्क का नोहा होना चाहिए। जिस वक्त ये अल्फाज लिखे जा रहे हैं, पाकिस्तान पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव इतना ज्यादा है जिसकी मिसाल इसकी हंगामा खेज तारीख में भी नहीं मिलती। मगर ऐसी मायूसी शायद वक्त से पहले होगी। तारिक अली ने 1983 में यानी एक नस्ल पहले सवाल उठाया था कि क्या पाकिस्तान बच पाएगा या ये एक रियासत की मौत है। किसी भी मेयार के मुताबिक मौत का ये मंजर काफी तवील हो चुका है। ये मुमकिन है कि 2010 के मौसम गर्मा में आने वाले खौफनाक सैलाब ने इस पाकिस्तानी निज़ाम को बुनियादी तौर पर बदल दिया हो और कमज़ोर कर दिया हो, जिसका जिक्र इस किताब में किया गया है। ताहम ये बात तवील अरसे तक वाज़ेह नहीं हो सकेगी और इस दौरान ये याद रखना ज़रूरी है कि जनूबी एशिया के देही मुआशरों ने कुदरती आफात के सामने गैर मामूली लचक दिखाई है। वो बार बार इन आफात से निकल कर आए हैं और उनके मुकामी इख्तियारात के ढांचे और सियासी कल्चर में कोई खास तब्दीली नहीं आई। ये बात यकीनन सच है कि अगर माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में इस पैमाने के सैलाब और दीगर कुदरती आफात मामूल बन गई तो पाकिस्तान एक रियासत और एक मुनज़्ज़म मुआशरे के तौर पर तबाह हो जाएगा। मगर फिर दुनिया के कई दूसरे ममालिक का हश्र भी यही होगा। दरहकीकत ऐसी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान के बारे में मौजूदा परेशानियां निस्बतन कम अहमियत की हामिल रह जाएंगी। बहरहाल इस दौरान सैलाब ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के कौमी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है और मुल्क की पहले से लड़खड़ाती हुई माशी तरक्की को मजीद सुस्त कर दिया है। इस किताब का मकसद पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल और पाकिस्तान की अंदरूनी लचक के ज़राए दोनों को बयान करना और उनका तजज़िया करना है। नतीजे के तौर पर यह किताब पाकिस्तानी तालिबान और उनके इत्तेहादियों से खतरे, उनकी हिमायत की जड़ों और अफगानिस्तान में जंग के साथ इस हिमायत के ताल्लुक पर तफसील से बात करती है। ये किताब अफगानिस्तान और भारत के हवाले से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की पॉलिसियों का भी जायजा लेती है, क्योंकि उनके पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर बहुत अहम असरात मुरतब हुए हैं। ताहम ये पाकिस्तान की बैन-उल-अक़वामी पोजीशन का मुताला नहीं है, अगरचे नताइज में मगरबी पॉलिसी के लिए कुछ सिफारिशात शामिल हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी ढांचों और हरकियात को समझने की कोशिश करना पेचीदा काम है, क्योंकि अगर कोई एक जुमला पाकिस्तान के कई पहलुओं की तारीफ करता है और इस किताब का मरकजी ख्याल है तो वो है दो रूखापन। दूसरे अल्फाज में पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत की वही खुसूसियात जो इस्लामी इंतहा पसंदी को रोकने की जिम्मेदार हैं, वही बैक वक्त पाकिस्तान की समाजी और माशी और सियासी तरक्की को रोकने की भी जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान तकसीम है और गैर मुनज़्ज़म है और माशी तौर पर पसमानदा है और बदउनवान है और पुरतशद्दुद है और नाइंसाफ़ी का शिकार है। ये अक्सर गरीबों और ख़वातीन के लिए ज़ालिमाना हद तक जाबिर है और इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की इंतहाई खतरनाक शक्लों का घर है। फिर भी ये हरकत करता है और कई तरीकों से एक रियासत और मुआशरे के तौर पर हैरान कुन हद तक सख्त जान और लचकदार है। ये इतना गैर मसावी भी नहीं है जितना बाहर से नजर आता है। पाकिस्तान में कामयाब जिद्दत और बेहतरीन इंतज़ामिया के कुछ जजीरे मौजूद हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर इतने काफ़ी हैं कि मुल्क को घसीट कर चलाते रहें। चंद मुतासिर कुन जदीद सनतें और कुछ उम्दा मोटरवेज और लाहौर में एक यूनिवर्सिटी जिसके कुछ हिस्से जनूबी एशिया में अपनी नौयत के बेहतरीन हैं। एक ताकतवर और अच्छी तरबियत याफ्ता और मुनज़्ज़म फ़ौज और हर नस्ल में कुछ काबिल और ईमानदार और मुखलिस सरकारी मुलाज़मीन। पेशावर और रावलपिंडी में 2008 और 2009 के दौरान मेरी मुलाकात जिन फौजी और पुलिस कमांडरों से हुई जो पठान इलाकों में तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, वो मुझे दुनिया के किसी भी मेयार के मुताबिक इंतहाई काबिल और मुहिब्बे वतन लोग लगे। 2010 का कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड, जिसने गरीब सूबों के हक में रियासती आमदनी का तवाज़ुन दोबारा कायम किया, एक माकूल अगरचे देर से किया जाने वाला मुआहिदा था। इसने साबित किया कि पाकिस्तानी जमहूरियत और पाकिस्तानी सियासी अमल और पाकिस्तानी वफाकियत में अभी भी एक हद तक जिंदगी और लचक और समझौता करने की सलाहियत बाकी है। सोमालिया और अफगानिस्तान या कांगो जैसी वाकई नाकाम रियासतों में इनमें से कोई भी खुसूसियत नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान से हमेशा खुशबू आती है, अगरचे कभी कभी आती भी है। दरहकीकत पाकिस्तानी निज़ाम के बोसीदा दरख्त को जोड़े रखने वाली कुछ सख्त तरीन बेलें बैक वक्त इस दरख्त पर पलने वाले तुफेलिए भी हैं और बाज़ औक़ात अपने मेयार के मुताबिक भी बदबूदार होते हैं। इसके बावजूद वो सख्त जान हैं और जब तक अमेरिका और भारत या दोनों मिलकर पाकिस्तान पर हमला न करें और इस तरह इसके टूटने का सबब न बने, तब तक इम्कान यही है कि ये मुल्क कायम रहेगा। अगर ये आखिरकार टूटता भी है तो इसका सबब इस्लामी इंतहा पसंदी नहीं बल्कि माहौलियाती तब्दीली होगी, जो पूरे जनूबी एशिया में एक खास तौर पर भयानक खतरा है और यही इसे ख़त्म करेगी। इंतहा पसंद और दहशत गर्द गिरोहों की हिमायत पूरे पाकिस्तानी मुआशरे में बिखरी हुई है, लेकिन 2010 तक पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ इस्लामी बगावत के लिए अवामी हिमायत सिर्फ पठान इलाकों में मौजूद है और उनमें से भी सिर्फ कुछ इलाकों में। दूसरे अल्फाज में आबादी का 5% से भी कम हिस्सा। ये पूरे पाकिस्तान में इनकलाब लाने के लिए काफ़ी नहीं है। इस खिते पर अपनी हुक्मरानी के दौरान अंग्रेज़ों को पठान इलाकों में बार बार बगावतों का सामना करना पड़ा और उन्हें कभी ये संजीदा खौफ नहीं हुआ कि इससे उनकी हिंदुस्तानी सल्तनत में कहीं और भी बगावत हो जाएगी। किसी भी पाकिस्तानी कौमी इनकलाब के लिए ज़रूरी होगा कि इसे पाकिस्तान के दो बड़े शहरी मराकिज़ यानी लाहौर और कराची में न सिर्फ अवामी बल्कि अक्सरियती हिमायत हासिल हो।
जैसा कि पंजाब और सिंध के अफवाह वाज़ेह करेंगे, मुस्तकबिल करीब में इसका इम्कान कम है। अगरचे ये हमेशा के लिए नामुमकिन नहीं है, खास तौर पर अगर माहौलियाती बहरान शहरों को फाका ज़दा किसानों के हुजूम से भर दे। जब दहशतगर्द गिरोह भारत या अफगानिस्तान में मगरबी अफवाज पर हमला करते हैं तो उनके इक़दामात को पाकिस्तानियों की अक्सरियत की तरफ से एक किस्म की फितरी और दिली हमदर्दी हासिल होती है। इसकी वजह इस्लामी इंतहा पसंदी नहीं है, बल्कि मुस्लिम कौम परस्ती और आम तौर पर मुस्लिम दुनिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिते में अमेरिकी किरदार के खिलाफ शदीद दुश्मनी है। ताहम खुद पाकिस्तान में खाना जंगी और इनकलाब की हिमायत करना, जो पाकिस्तान को एक इनकलाबी इस्लामी रियासत में तब्दील कर दे, अमेरिका और भारत पर हमलों के साथ हमदर्दी रखने से बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। इसका मतलब होगा कि पाकिस्तानी बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों को मारें, और मजमूई तौर पर वो ऐसा नहीं करना चाहते। वो शायद अपने फौरी हरीफों के किसी गिरोह को मारना चाहें, लेकिन ये एक अलग मामला है। ये ज़रूरी है कि 2009 और 10 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव से गलत फहमी का शिकार न हुआ जाए। कई तरीकों से पाकिस्तानी तालिबान की तरफ से दहशतगर्दी ताकत की नहीं बल्कि कमज़ोरी की निशानी है। अगर आप किसी रियासत का तख्ता उल्टना और उस पर कब्जा करना चाहते हैं तो आपको या तो शहर की सड़कों पर एक अवामी तहरीक की ज़रूरत होती है जो इदारों पर कब्जा कर ले, या देही इलाकों में गुरिल्ला तहरीक जो इलाके पर कब्जा कर ले, या फौज के जूनियर रैंक की बगावत, या इन तीनों का कोई मजमुआ। दहशतगर्दी पर इन्हिसार करने वाली किसी तहरीक ने कभी किसी रियासत का तख्ता नहीं उल्टा। पाकिस्तानी तालिबान वाकई खतरनाक लग रहे थे जब उन्होंने वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद स्वात और बुनेर के अजला आए। जब ये बाजारों और मस्जिदों में आम लोगों को धमाके से उड़ाते हैं तो ये सिर्फ घिनौने लगते हैं। इस तरह पाकिस्तान शायद अभी भी 1970 की दिहाई के आखिर के ईरान या 1917 के रूस की सूरत-ए-हाल से बहुत दूर है। किसी भी दूसरी चीज़ से हटकर फौज एक मुत्तहिद और मुंज़म इदारा है, और जब तक ऐसा रहेगा वो खुली बगावत को शिकस्त देने के लिए काफ़ी मजबूत रहेगी, जैसा कि उसने 2009 में स्वात और जुनूबी वजीरिस्तान में तालिबान को शिकस्त देकर साबित किया। अफ्रीका और दीगर जगहों के बरक्स पाकिस्तान में फौजी बगावतें हमेशा पूरी फौज की तरफ से की गई हैं, जिनका हुक्म उसके चीफ ऑफ स्टाफ और कमांडिंग जनरलों ने दिया और कभी जूनियर अफसरों ने नहीं। जैसा कि मेरा बाप फौज के बारे में बयान करेगा, इसकी मादी फ़ायदे के साथ साथ फौजी कल्चर के लिहाज से भी बहुत गहरी वजूहात हैं। वाहिद चीज़ जो इस नज़्म-ओ-ज़ब्ता और इत्तेहाद को तबाह कर सकती है वो ये है कि अगर काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी फ़ौजियों को ऐसे इखलाकी और जज्बाती दबाव का सामना करना पड़े जो उनके नज़्म-ओ-ज़ब्त को तोड़ने के लिए काफ़ी ताकतवर हों, और इसका मतलब बहुत ही ताकतवर दबाव होगा। दरहकीकत उन्हें ऐसी पोजीशन में रखना होगा जहां पाकिस्तान का दिफा करने का उनका फ़र्ज़ और बहैसियत मुसलमान उनका ज़मीर और इज़्ज़त उनके कमांडरों की तात से बराह रास्त टकरा जाए। जहां तक मैं देख सकता हूं, पूरी फौज के हवाले से ऐसी सूरत-ए-हाल सिर्फ एक ही चीज़ पैदा कर सकती है, न कि सिर्फ इसके कुछ पठान अनासिर के लिए, और वो ये है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के किसी हिस्से पर हमला कर दे और आर्मी कमांड उसकी मुज़ाहमत करने का हुक्म देने में नाकाम रहे। पहले ही वाशिंगटन के मुतालिबात के सामने पाकिस्तानी रियासत की समझी जाने वाली ताबेदारी ने मुसल्लह अफवाज में हौसले के शदीद मसाइल पैदा किए हैं। मुझे तमाम रैंक के फौजियों ने बताया है कि अगर अमेरिकी फौजियों की तरफ से ज़मीन पर खुली मुदाखलत का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तानी फौज के कुछ हिस्से हमलावरों से लड़ने के लिए बगावत कर देंगे। फौज के टूटने और बुनियाद परस्त होने के साथ ही इस्लामी हलचल और रियासत का खात्मा वाकई बहुत मुमकिन हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी नतीजा खाना जंगी की तरफ ले जाने वाली बगावतें होंगी, न कि ईरान की तरह एक कौमी इनकलाब जो पूरे मुल्क पर कब्जा करने में कामयाब हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस किताब के जरिए इस दलील को मजबूत करूंगा कि इश्तियाल अंगेज़ी कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अमेरिका को पाकिस्तान की तबाही में हिस्सा नहीं डालना चाहिए। अगरचे जैसा कि ये किताब वाज़ेह करेगी, न तो पाकिस्तानी फ़ौज और न ही पाकिस्तानी रियासत और न ही पाकिस्तानियों की भारी अक्सरियत कभी भी अफ़गान तालिबान के खिलाफ अमेरिकी मुहिम में बहुत मशरूत मदद से ज़्यादा कुछ देगी, क्योंकि हर रैंक और तबके के पाकिस्तानी उन्हें अल-कायदा और पाकिस्तानी तालिबान से बिल्कुल मुख्तलिफ रोशनी में देखते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तालिबान पाकिस्तान खिते और मगरिब और दुनिया के लिए अफ़गानिस्तान से कहीं ज़्यादा अहम है। ये बयान जज्बात का नहीं बल्कि रियाजी का मामला है। 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ पाकिस्तान की आबादी अफ़गानिस्तान या इराक से तकरीबन 6 गुना ज़्यादा है और ईरान की आबादी से दुगनी है और पूरी अरब दुनिया की आबादी के तकरीबन 2/3 के बराबर है। बरतानिया और इसलिए यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का एक बड़ा तारकीन वतन गिरोह मौजूद है, जिनमें से कुछ इस्लामी इंतहा पसंदों के साथ शामिल हो गए हैं और बरतानिया के खिलाफ दहशतगर्द हमले किए हैं। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज की मदद इन मुमकिना दहशतगर्दों के पाकिस्तान में मौजूद ग्रुपों से रवाबित की शनाख्त करने और बरतानिया और अमेरिका और यूरोप पर मजीद हमलों को रोकने के लिए बिल्कुल अहम रही है। इसलिए पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ एक जुज़वी इत्तेहादी रहा है, लेकिन फिर भी एक अहम और नाकाबिल तलाफी इत्तेहादी। क्योंकि हमें याद रखने की ज़रूरत है कि आखिरकार सिर्फ जायज़ मुस्लिम हुकूमतें और सिक्योरिटी सर्विसेज ही अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मंसूबों को कंट्रोल कर सकती हैं।
उन्हें सही सिमत में धकेलने के लिए मगरिबी दबाव ज़रूरी हो सकता है, लेकिन हमें मोहतात रहना चाहिए कि ये दबाव इतना ज़बरदस्त न हो जाए कि वो इन हुकूमतों को उनके अपने लोगों की नज़रों में जलील करके कमज़ोर कर दे या तबाही कर दे। आखिर में पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं और एशिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक है। इसका मतलब यह है कि अफगान तालिबान पर दबाव डालने के लिए अमेरिका की तरफ से ज़मीनी फ़ौज के साथ पाकिस्तान पर हमला करने का ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, जैसा कि पेंटागन और पाकिस्तानी फ़ौज दोनों तवील अरसे से समझ चुके हैं। मगरिब के लिए ये कितना ही गैर इत्मीनान बख्श क्यों न हो, पाकिस्तान पर असर अंदाज होने का वाहिद जरिया माशी मराहत और उनकी वापसी का खतरा रहा है। माशी पाबंदियां वाकई कोई काबिल एतबार खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का माशी खात्मा सीधा तालिबान और अल कायदा के हाथ मजबूत करेगा। 9/11 के बाद से पाकिस्तान का रवैया भारत के साथ उसके ताल्लुकात के गिर्द घूमता रहा है, जैसा कि यकीनन 1947 में तकसीम और आज़ादी के बाद से रहा है। भारत के खौफ ने अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद करने में पाकिस्तान की हौसला अफजाई भी की है और उसे महदूद भी किया है। ये खौफ मुबालगा आराई पर मबनी है, मगर गैर मंतिकी नहीं है, और न ही इससे पैदा होने वाली ज़्यादातर पॉलिसियां गैर मंतिकी हैं। एक तरफ अमेरिका और भारत के पाकिस्तान मुखालिफ इत्तेहाद के खौफ ने 9/11 के बाद अमेरिका की मदद करने के मुशर्रफ के फैसले में एक हकीकी अनासिर का किरदार अदा किया, और यकीनी तौर पर उन्होंने फ़ौज और शुरू में बहुत से आम पाकिस्तानियों को इस मदद की ज़रूरत पर कायल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ भारत का खौफ पाकिस्तान के लिए एक वजह और बहाना दोनों रहा है कि वो मगरिबी सरहद पर तालिबान से लड़ने के लिए मशरिकी सरहद से भारत के सामने से मजीद फौजियों को दोबारा तैनात न करे। आखिर में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसे तक ये उम्मीद पाली रखी कि वो तालिबान के खिलाफ पाकिस्तानी मदद को इस्तेमाल करके अमेरिका के जरिए भारत पर दबाव डलवा सकती है, ताकि कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ तस्फिया हो सके। बुश और ओबामा दोनों इंतजामिया की तरफ से ऐसा किरदार अदा करने से इनकार, जिसमें अदम दिलचस्पी और नाअहली दोनों शामिल हैं, की वजह से ये उम्मीद मध्यम पड़ गई है। लेकिन इस इनकार और अमेरिका के भारत की तरफ झुकाव ने अमेरिका की तरफ से धोखे के देरीना पाकिस्तानी एहसासात में बहुत इजाफा किया है। ताहम अफगान तालिबान के खिलाफ मगरिब के लिए पाकिस्तान की मदद किसी भी सूरत में स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब और अवामी जज्बात दोनों की वजह से महदूद होती। अवामी जज्बात के लिहाज से पाकिस्तानियों की भारी अक्सरियत, जिनमें वो बिरादरियां भी शामिल हैं जहां से ज़्यादातर पाकिस्तानी फौजी आते हैं, अफगान तालिबान को गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ मुजाहिमत की जायज़ जंग में मसरूफ़ समझती है। ये इसी तरह है जैसे 1980 की दिहाई में सोवियत कब्जे के खिलाफ मुजाहिदीन की जंग थी। स्ट्रेटेजी के लिहाज से अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता ए नज़र तवील अरसे से खौफ और ख्वाहिश के इम्तिजाज से चल रहा है। खौफ सबसे बढ़कर यह है कि गैर पश्तून कौमियतों की हुक्मरानी में अफगानिस्तान एक भारतीय गाहक रियासत बन जाएगा, जिससे भारत पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक मुहासरा कर लेगा। इस खौफ में इस मजबूत यकीन से इजाफा हुआ है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के बलोच कौम परस्त बागियों की मदद कर रहा है, और इसके बरक्स ये बजाहिर एक वहम लगता है कि भारत पाकिस्तानी तालिबान की भी हिमायत कर रहा है। इसलिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा हिस्सा यकीन रखता है कि उसे अफगान तालिबान के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के वाहिद मुमकिना इत्तेहादी हैं। हालिया बरसों में तालिबान के साथ ताल्लुकात की ज़रूरत पर यकीन इस बढ़ते हुए ख्याल से मजबूत हुआ है कि मगरिब अफगानिस्तान में नाकाम होने वाला है और आखिरकार वहां से निकल जाएगा और पीछे इंतशार और खाना जंगी छोड़ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे 1989 से 92 के दौरान सोवियत इंखला और कम्युनिस्ट हुकूमत के ज़वाल के बाद हुआ था। माना जाता है कि नतीजे में होने वाली खाना जंगी में हर इलाकाई रियासत के अपने इत्तेहादी होंगे, और इसलिए पाकिस्तान के भी होने चाहिए। ज़िमनी तौर पर यह बताना मुनासिब होगा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मुकम्मल तौर पर सेक्युलर अरकान भी अफगान तालिबान को इखलाकी तौर पर अफगान शुमाली इत्तेहाद के उन पुराने दुश्मन लीडरों से बदतर नहीं समझते जिनके साथ मगरिब 2001 से अमली तौर पर इत्तेहादी रहा है। 1990 की दिहाई में उनके मजालिम और असमत दरी ने तालिबान के लिए पठान हिमायत को मजबूत करने में मदद की। उन्होंने 2001 में तालिबान की हुकूमत के खात्मे के बाद तालिबान कैदियों का कत्लेआम किया और मगरिबी इमदाद लूटी, और हेरोइन की तिजारत में उनके किरदार ने 9/11 के बाद इस तिजारत को रोकने की मगरिब की किसी भी उम्मीद को तबाह करने में मदद की। इसी तरह ये नोट करना ज़रूरी है कि अशराफिया और अवाम दोनों में ज़्यादातर मामलात में अफगान तालिबान के लिए यह हमदर्दी या हिमायत नज़रियाती मंजूरी का मतलब नहीं है, और न ही ये कोई ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में तालिबान के तर्ज का इनकलाब आए, बिल्कुल उसी तरह जैसे 1980 की दिहाई में मुजाहिदीन की हिमायत का मतलब उनके लिए कोई खास पसंदीदगी नहीं था। लिहाजा अफगान और पाकिस्तानी तालिबान के बारे में पाकिस्तानी रवैयों में बड़ा फ़र्क है। कभी भी ऐसा कोई इम्कान नहीं था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज पाकिस्तानी तालिबान को पाकिस्तान फतह करने देगी। उनके खिलाफ संजीदगी से लड़ने में तवील ताखीर इसलिए थी क्योंकि उन्हें आम तौर पर पाकिस्तान के लिए संजीदा खतरा नहीं समझा जाता था, बल्कि एक मुकामी पठान बगावत के तौर पर देखा जाता था जिसे ताकत और मुज़ाकरात के इम्तिजाज से रोका जा सकता था। क्योंकि बहुत से आम पाकिस्तानी बशमूल फौजी उन्हें गुमराह लेकिन इसके बावजूद मुहज़्ज़ब लोग समझते थे जो अफगानिस्तान में अच्छे जिहाद की मदद के लिए वक्फ थे।
क्योंकि रियासत की तरफ से अमेरिकी मफादात के लिए पाकिस्तानी खाना जंगी में मुलव्विस होने के खिलाफ गहरी मुखालिफत थी, खास तौर पर पाकिस्तान की पठान आबादी के तमाम तबकात में। और आखिरकार इसलिए कि पाकिस्तानी फौज और उसकी इंटेलिजेंस सर्विसेज उन जिहादी गिरोहों के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी जिनकी उन्होंने कश्मीर में भारत के खिलाफ लड़ने के लिए सरपरस्ती की थी और जो बदले में पाकिस्तानी तालिबान के साथ जुड़े हुए थे। जैसे ही 2009 के मौसम बहार में इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी तालिबान को मरकजी पाकिस्तानी रियासत के लिए वाकई एक संगीन खतरा समझा, तो फौज ने पीपल्स पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत और आमतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के बेशतर हिस्से की हिमायत के साथ उन्हें पीछे धकेलने के लिए सख्त कार्रवाई की। स्वात और जुनूबी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान पर फौज की फतूहात ने इस सवाल को हल कर दिया है कि आया पाकिस्तान पाकिस्तानी तालिबान के हमले से बच पाएगा, बशर्ते कि एक बार फिर अमेरिका की तरफ से हमला या भारत के साथ मुकम्मल जंग न हो। ताहम जब अफगानिस्तान में मगरबी फतह की खातिर अफगान तालिबान के खिलाफ सख्त लड़ने की फौज की रजामंदी का सवाल आता है तो इन फतूहात ने कुछ भी हल नहीं किया। बजाहिर नजर आने से ज्यादा सख्त जान अफगानिस्तान में जंग के तबाह कुन फैलाव के न होने की सूरत में पाकिस्तान शायद एक रियासत के तौर पर कायम रहेगा। 1971 में मुत्तहिदा पाकिस्तान की तबाही और बांग्लादेश की अलहदगी को अक्सर आज के पाकिस्तान के मुस्तकबिल में टूटने की मुमकिना मिसालों के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मुत्तहिदा पाकिस्तान जैसा तारीख का कोई अनोखा नमूना जिसके दो नस्ली और सकाफती तौर पर बहुत मुख्तलिफ बाजू 1000 मील के दुश्मन भारत के जरिए अलग थे, मुमकिन ही नहीं था कि ज्यादा देर तक चल सकता। इसके अलावा दोनों हिस्सों के दरमियान सकाफती और लिसानी इख्तिलाफात बहुत ज्यादा थे। अलमिया ये नहीं है कि ये नाकाम हो गया, बल्कि यह है कि एक ऐसी सूरत हाल जो एक मुहज़्ज़ब अलहदगी के लिए बनी थी खौफनाक खूनरेज़ी में ख़त्म हुई। इसके बरक्स मगरबी पाकिस्तान हर लिहाज से कहीं ज़्यादा फितरी वहदत है, जिसमें मुश्तरका तारीख और नस्ली ताने बाने की एक हद बरतानवी राज से बहुत पहले से मौजूद है। अपनी मौजूदा शक्ल में पाकिस्तान बांग्लादेश के बिना पहले ही इससे काफ़ी ज़्यादा अरसा यानी 38 साल गुजार चुका है, जितना असल मुत्तहिदा पाकिस्तान चल सका था यानी सिर्फ 24 साल। ये सच है कि पाकिस्तान बहसियत नाम एक मुकम्मल तौर पर मसनूई तामीर है जिसे 1933 में बरतानिया में एक हिंदुस्तानी मुसलमान तालिब इल्म रहमत अली ने ईजाद किया था, ताकि हिंदुस्तान की बरतानवी सल्तनत के शुमाल मगरिब में मुस्तकबिल की एक मुस्लिम रियासत को बयान किया जा सके, जिसमें पंजाबी, पठान, कश्मीरी, सिंधी और बलूचिस्तान के लोग शामिल हों, जिनके नामों के मुख्तलिफ हिस्से मिलकर लफ्ज़ पाकिस्तान बनाते हैं। पाक का मतलब उर्दू में खालिस है और इस तरह पाकिस्तान का मतलब पाक लोगों की सरजमीन होना था। इस नाम को बनाने वालों के तसव्वुर में इस रियासत में मुस्लिम मशरिकी बंगाल को शामिल करने का कोई ख्याल नहीं था, इसलिए बंगालियों का नाम में कोई हिस्सा नहीं था। ये इस बात की एक और अलामत है कि 1947 में 1000 मील के फासले पर मौजूद दो टुकड़ों से एक काबिल अमल रियासत बनाने की कोशिश कितनी गैर इम्कानी और नाकाबिल अमल थी। यकीनन ज़्यादातर पंजाबी और पठान जो मगरबी पाकिस्तान पर हावी हैं, उन्होंने कभी मशरिकी बंगालियों को हम वतन या सच्चे मुसलमान नहीं समझा। वो उनके लिए बरतानवी नस्ली तहकीर का बहुत सा हिस्सा रखते थे और उनकी मुबैना सुस्ती का मुवाजना उन कौमियतों की नाम नेहाद मर्दाना खूबियों से करते थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने मार्शल यानी जंगजू करार दिया था, यानी पंजाबी और पठान। पाकिस्तान की सरकारी ज़बान इसके पुराने हिस्सों में से किसी की भी मादरी ज़बान नहीं है। उर्दू, जिसका ताल्लुक लश्कर से है और ये फौजी कैंप के लिए तुर्क फारसी लफ्ज़ से निकला है, करोने वस्ता में बरे सगीर पाक और हिंद की मुस्लिम फ़ौजों की फ़ौजी बोली के तौर पर शुरू हुई, जो फ़ारसी और तुर्की अल्फाज के साथ मुकामी हिंदुस्तानी ज़बान का मुरकब थी। ये बंगाल में मुसलमानों की तरफ से कभी नहीं बोली गई, लेकिन फिर ये इस खिते के ज़्यादातर लोगों की तरफ से भी कभी नहीं बोली गई, जो अब पाकिस्तान है। ये पुरानी मुगल सल्तनत के मर्कज़ में मुसलमानों की ज़बान थी, जो दिल्ली, आगरा, लखनऊ, भोपाल और हैदराबाद के शहरों पर मरकूज़ थी, जो अब भारत की गहराई में है। उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है और रियासती निज़ाम तालीम और कौमी अखबारात और फिल्म इंडस्ट्री की ज़बान है। लेकिन वाहिद लोग जो इसे घर में बोलते हैं वो मुहाजिर हैं, वो लोग जो 1947 में तकसीम के बाद भारत से हिजरत करके आए और जो पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ 7% हैं। ताहम जो अब पाकिस्तान है वो 1947 से 71 के पुराने पाकिस्तान की तरह मसनूई तामीर नहीं है। इसमें एक ज्योग्राफियाई वहदत है जो कुछ मामलात में हज़ारों साल पुरानी है, जो बुनियादी तौर पर दरियाई सिंध की वादी और पड़ोसी पहाड़ों और सहराओं और दलदलों पर मुश्तमिल है। ज़्यादातर नौआबादियाती रियासतों के मुकाबले में पाकिस्तान एक बुनियादी ज्योग्राफियाई वहदत और मंतिक रखता है। मज़ीद बरआं पाकिस्तान की मुख्तलिफ कौमियतों में से ज़्यादातर हज़ारों सालों से एक दूसरे के साथ रह रही हैं और सैकड़ों सालों से मुसलमान हैं और अक्सर उन पर उन्हीं मुस्लिम खानदानों की हुकूमत रही है। इलाकाई शनाख्त सियासी अहमियत में बढ़ रही है और 2008 के इंतखाबात में पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए कम वोट और दीगर सूबों में पंजाब में कायम मुस्लिम लीग के लिए कम वोट दिखाई दिए। इस सब के बावजूद पाकिस्तानियों के साथ आमतौर पर एक पहिए के अंदर पहिया होता है, एक शनाख्त के अंदर एक शनाख्त, जो बदले में किसी दूसरी शनाख्त के साथ जुड़ जाती है। वाहिद इस्तिस्ना यानी वो लोग जिनकी वाहिद शनाख्त है वो कुछ इस्लाम पसंद हैं और कुछ फौजी हैं, लेकिन इन दोनों में से भी सब नहीं हैं। या जैसा कि एक नॉर्वेजियन कंपनी के साथ काम करने वाले नौजवान लाहौरी एग्जीक्यूटिव अली हसन ने मुझे कहा,
अगर मैं एक डिब्बे पर चढ़ जाऊं और दुनिया के बेहतरीन प्रोग्राम के साथ इनकलाब की तबलीग करूं तो जानते हैं क्या होगा? सबसे पहले तमाम दूसरे सूबों के लोग कहेंगे कि हम इसकी पैरवी नहीं कर सकते, ये पंजाबी है। फिर ज्यादातर पंजाबी कहेंगे कि हम इसकी पैरवी नहीं कर सकते, ये जाट है। फिर जाट कहेंगे कि हम इसकी पैरवी नहीं कर सकते, ये फलां बिरादरी से है। यहां तक कि मेरे अपने गांव में आधे लोग कुछ इस तरह कहेंगे कि मैं इसकी पैरवी नहीं कर सकता, इसके दादा ने जमीन के झगड़े में मेरे चाचा को मारा था। अगर आप इस्लामी इनकलाब की तबलीग करते हैं तो ज्यादातर पाकिस्तानी आपकी पैरवी नहीं करेंगे क्योंकि वो मुख्तलिफ किस्म के इस्लाम पर अमल करते हैं और मुख्तलिफ बुजुर्गों को मानते हैं। तो आप देखते हैं कि हम पाकिस्तानी इनकलाब के पीछे मुत्तहिद नहीं हो सकते क्योंकि हम किसी चीज के पीछे मुत्तहिद नहीं हो सकते। या जैसा कि ग्रेटर मिडिल ईस्ट की तरह पाकिस्तान में आम कहावत है, मैं अपने भाई के खिलाफ और मैं और मेरा भाई हमारे कज़नों के खिलाफ और हमारा खानदान हमारी बिरादरी के खिलाफ और हमारी बिरादरी दूसरी बिरादरियों के खिलाफ। कभी कभार वो आखिर में कहते हैं और पाकिस्तान दुनिया के खिलाफ, लेकिन अक्सर नहीं। हैरत की बात नहीं कि कम अज़ कम हाल ही में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद को किसी मजहबी या नस्ली या सियासी मकसद के पीछे मुत्तहिद करने की हर कोशिश इस तरह खत्म हुई कि मुतल्लिका गिरोह सियासी रिश्तेदारी और उसकी सगी बहन यानी रियासती सरपरस्ती के हसूल के हमेशा मौजूद रुझान से बदल गए। इसने उन्हें बुनियाद परस्ती से हटाकर पाकिस्तानी सियासी निज़ाम में शिरकत की तरफ रागिब किया जो सरपरस्ती के गिर्द घूमता है। ये बात पाकिस्तान में फौजी और सिविलियन दोनों हुकूमतों के तहत सच है। कमज़ोर रियासत, मजबूत मुआशरा। दरहकीकत इस किताब का एक मरकज़ी ख्याल यह है कि पाकिस्तान में सिविलियन और फौजी हुकूमतों के दरमियान फ़र्क उससे कहीं कम है जितना मगरिबी और पाकिस्तानी तजज़ियाकारों ने तजवीज़ किया है। पाकिस्तान के बारे में एक बुनियादी सियासी हकीकत यह है कि रियासत चाहे उसकी क़यादत का दावा कोई भी करे कमज़ोर है और मुआशरा अपनी मुख्तलिफ शक्लों में बेहद मजबूत है। कोई भी शख्स या कोई भी गिरोह जिसके पास मुआशरे में ज़रा सी भी ताकत है वो इसे दीगर चीज़ों के अलावा सरपरस्ती और एहसानात के लिए रियासत को लूटने के लिए इस्तेमाल करता है और कानून और ब्यूरोक्रेसी के काम को अपने फ़ायदे के लिए मोड़ता है। इसलिए यह हैरानकुन हकीकत है कि आबादी का बमुश्किल 1% इनकम टैक्स अदा करता है और मुल्क के अमीर तरीन जागीरदार बराह रास्त टैक्स बिल्कुल अदा नहीं करते। जैसा कि पेशावर में एक रियासती ऑडिटर ने एक मायूस कुन हंसी के साथ मुझे कहा, अगर कोई टैक्सों को संजीदगी से लेता तो मेरा काम दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता, लेकिन जैसा कि है मेरे पास सबसे आसान काम है। रियासत की कमजोरी हुकूमतों की बका के लिए सरपरस्ती पर इन्हिसार से कहीं आगे तक जाती है, इस हद तक जिसे समझना ज्यादातर मगरिबी लोगों के लिए मुश्किल होगा। रियासती खिदमात की कमी का मतलब यह है कि ज्यादातर वक्त रियासत बहसियत एक ऐसे एजेंट के जिसकी अपनी आज़ाद मर्जी हो, ज़रूरी नहीं कि बहुत से लोगों की जिंदगियों को बहुत ज्यादा मुतासिर करे, चाहे वो फवायद के लिहाज से हो या जबर के लिहाज से। पुलिस वालों और जजों और अफसरों की मौजूदगी से ऐसा लग सकता है कि रियासत मौजूद है, लेकिन ज्यादातर वक्त ये लोग दरहकीकत अपने लिए काम कर रहे होते हैं और कभी कभी मार रहे होते हैं या फिर उसके कहने पर जिसके पास किसी खास मकाम पर और किसी खास जगह पर सबसे ज्यादा ताकत और असर व रसूख और पैसा हो। 19वीं सदी के बरतानवी नौआबादियाती अहलकार सर थॉमस मिटकाल्फ ने शुमाली हिंदुस्तान के रवायती देहातों को छोटी जमहूरियातें करार दिया था जो अपना इंसाफ खुद करते थे और अपने मामलात का फैसला खुद करते थे और रियासत को सिर्फ वही खिराज अदा करते थे जो उनसे ताकत के जरिए निकाला जा सकता था। सालों के दौरान इस आज़ादी में बहुत ज़्यादा कमी आई है, लेकिन किसी भी मगरिबी मुआशरे के मुकाबले में इसका एक अच्छा खासा हिस्सा अब भी बहुत से इलाकों में मौजूद है, अगर खास तौर पर गाँव में नहीं तो आम तौर पर मुकामी मुआशरे में। मुआशरा सबसे बढ़कर रिश्तेदारी के नेटवर्क्स की शक्ल में मजबूत है जो ज़्यादातर लोगों की वफादारी का सबसे अहम मर्कज़ हैं। उन कारीन के लिए जो वाकई दिलचस्पी रखते हैं और जिनके पास खोने के लिए दिमाग के कुछ खलिए हैं, पाकिस्तान में रिश्तेदारी की इस्तिलाहात और गिरोहों के खौफनाक हद तक पेचीदा मौजू की एक मुख्तसर वजाहत इस तारुफ के आखिर में शामिल है। यहाँ इतना कहना काफ़ी है कि रिश्तेदारी की ज़बान यहाँ तक कि उन लोगों के दरमियान भी जो दरहकीकत रिश्तेदार नहीं हैं पाकिस्तान के बेशतर हिस्से में सरायत किए हुए है, जैसा कि ये ज़्यादातर जनूबी एशिया में है, चाहे ये मोहब्बत का मामला हो या जिम्मेदारी का या एहसान मांगने का या तहफ़्फ़ुज़ मांगने का। इसका सबसे शानदार इजहार जो हिंदुस्तान के रिश्तेदारी और जमहूरियत और दर्जा बंदी के इम्तिज़ाज़ का खुलासा करता है वो इस्तिलाह है जिसके साथ आप शुमाली हिंदुस्तान में एक निस्बतन कम दर्जे के शख्स को मुखातब करना चाहेंगे जो इत्तेफाक से ऐसी पोजीशन में है कि आपकी मदद या नुकसान कर सके, जैसे कि बस कंडक्टर, और वो है भाई साहब या भाई लोड। रिश्तेदारी पाकिस्तानी रियासत की कमज़ोरी का मर्कज़ है, लेकिन इसके इस्तेहकाम का भी खास तौर पर तबके के साथ इसके ताल्लुक की वजह से। चूंकि पाकिस्तानी सियासी अशराफिया खास तौर पर देही इलाकों में अपनी ताकत के लिए न सिर्फ दौलत पर बल्कि अपने कबीलों या रिश्तेदारी के नेटवर्क्स की क़यादत पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए रिश्तेदारी जागीरदाराना अशराफिया और बहुत से शहरी मालिकों के तसल्लुत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। अशराफिया पर अपने पैरोकारों के लिए जिम्मेदारी की एक खास हद को नाफिज करने में मदद देकर और सरपरस्ती को नीचे की तरफ गर्दिश देकर रिश्तेदारी तबकाती तसल्लुत को एक महदूद हद तक नरम करने में भी किरदार अदा करती है। इसलिए समाजी अदम मसावात के पैमाने गिनी को एफिशिएंट के मुताबिक पाकिस्तान की हैरान कुन तौर पर कम दर्जा बंदी के लिए रिश्तेदारी जुज़वी तौर पर जिम्मेदार है, जिस पर मैं बाब 6 में मजीद बात करूंगा।
इन दोनों तरीकों से रिश्तेदारी एक अहम इनकलाब मुखालिफ कुव्वत है, चाहे वो इनकलाब सोशलिस्ट हो या इस्लाम पसंद किस्म का।